हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने समझा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कैसे आती है, वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आती है और फिर धीरे धीरे वो राजनीतिक कंपनी बन जाती है। तो उसका कैसे शासन चलता है, ये सारी बातें हमने पहले वीडियो पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों लाया गया, इसका क्या उद्देश्य था लाने का। तो रेगुलेटिंग एक्ट को इसलिए लाया जाता है ताकि कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण किया जा सके, उसे रेगुलेट किया जा सके। जैसे तो सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। ये जो अधिनियम था रेगुलेटिंग एक्ट, इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व था इसलिए क्योंकि इसी एक्ट से हमारे भारत में केंद्रीय शासन की नींव रखी जाती है। उसे हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, यानी वो जो भी कार्य करती है वो नियमित रूप से करे, उसमें कोई गैप ना हो, और उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए अर्थात ब्रिटिश सरकार के अंडर में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रहे, अर्थात जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो। तो इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल वर्क को मान्यता मिल जाती है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है उसके प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिल जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। ठीक है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। अर्थात जो हमारा भारत है इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। केंद्रीय प्रशासन अर्थात कई जो शक्तियां जो इधर उधर बिखरी होती हैं उन्हें एकजुट कर देना, वो केंद्रीकृत कर देना, उसे हम केंद्रीय करते हैं। यानी सारी शक्तियां जो इधर उधर बिखरी हो किसी एक व्यक्ति को दे देना, वो क्या हो जाता है, केंद्रीकरण। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन जिसे कहते हैं। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी जाती है। अब हम लोग समझेंगे इसकी विशेषता की, जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसकी क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा यानी इस एक्ट 1773 के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, बंगाल का गवर्नर का मतलब होता है जो कंपनी थी वो अपने जगह जगह पे अपनी स्थानीय शक्तियां बनाना स्टार्ट कर दी थी। वो जिन स्थानों पे, जिन क्षेत्रों पे अपना हक जमा लेती थी, अपना आधिपत्य जमा लेती थी, वहां पर वो एक अधिकारी को नियुक्त करती थी। तो जो वो अधिकारी नियुक्त करती थी उसे एक गवर्नर कहा करती थी। ठीक है, तो इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर यानी जो बंगाल पे जब वो अपना कब्जा जमा लिया, जब उसका आधिपत्य हो गया, तो वहां पे उसने एक अधिकारी की नियुक्ति की जिसका नाम उसने क्या किया, गवर्नर रखा। अब क्या करता है, वो चेंज करता है, इस गवर्नर के नाम को इस एक्ट के तहत चेंज करता है। जैसे इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, अब ये गवर्नर था, उसे गवर्नर जनरल पद नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, और एवं उसकी सहायता के लिए, यानी ये जो गवर्नर जनरल बनता है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल बनता है, इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। यानी जब इसको क्या किया गया, जिसको जब गवर्नर जनरल बना दिया गया तो इसके अंदर में मद्रास और बम्बई की शक्तियां को इसके अधीन कर दिया गया, यानी शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। अभी हम इसको आगे समझेंगे। जो मद्रास था उसकी शक्तियां अलग थी, वो उसका एक गवर्नर अलग था, बम्बई का गवर्नर अलग था, और
और बंगाल का भी था। तो अब मद्रास और बम्बई के इन दोनों के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है और एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया जाता है। जैसा कि हम लोगों ने समझा कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसके अधीन मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर की जो शक्तियां थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो जाती है। तो इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग अलग हुआ करते थे। पहले ये एक दूसरे से अलग हुआ करते थे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, अर्थात शक्तियों का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, शक्तियों का केंद्रीकरण कर दिया गया। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इस एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जो थे वो थे हाइट, लिविंगस्टन और चैम्बर। ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध कर दिया गया। यानी ये जो एक्ट था, इसके तहत जो कंपनी के व्यापारी थे, जो कर्मचारी थे, जब ये एक्ट नहीं आया था उसके पहले ये अपना निजी व्यापार करते थे, अपना एक लोकल व्यापार करते थे और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेते थे। तो इस एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनके इन कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। जो इस एक्ट के द्वारा यानी इस अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश सरकार थी वो कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए एक समूह का गठन करती है, एक टीम का गठन करती है, जिसके द्वारा कंपनी पे उसका जो नियंत्रण होता है वो सशक्त हो जाता है और उसी टीम को, उसी जो संगठन बनाती है उसे क्या कहा जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। और इसने भारत में इसके राजस्व थे, जो रेवेन्यू इकट्ठा करना, जो कर वसूली करना था और नागरिक और सैन्य जो मामले थे, इन सब की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके नेक्स्ट हम समझेंगे, इसके बाद हम लोग समझेंगे 1781 का संशोधन अधिनियम। वो जो अधिनियम आता है 1781 का, जो रेगुलेटिंग इस एक्ट के तहत जो कमियां रह जाती हैं उसका सुधार, उसमें संशोधन किया जाता है 1781 में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।